में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के दरमियान होने वाले टकराव के हवाले से। 4 दिन आज हो गए हैं, यानी जिस तरह से इजराइल की जानिब से एक दहशतगर्दाना हमला ईरान पर किया गया और उसके बाद ईरान की जानिब से रिटेलिएशन किया गया। अब मामला ये है कि उधर से भी हमला हो रहा है, इधर से भी हमला हो रहा है। अब बात यही है कि क्या ये जो जंग ये या फिर टकराव जो हम देख रहे हैं, ये एक कन्वेंशनल वॉर में तब्दील होगी, किसी बड़ी वॉर में तब्दील होगी, या फिर इसको किसी तरह से टेबल पर लाया जाएगा दोनों को और फिर मफाहमत किसी तरह की करवा दी जाएगी। क्या मामला है? लेकिन फ़िलहाल की जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, वो बड़ी गंभीर है, बड़ी कशीदा है और सूरत हाल धमाकू बनी हुई है। ईरान की अगर हम बात करें तो 224 से ज़ायद शहादतें यहाँ पर हो चुकी हैं। ईरान का कहना है कि बच्चों और ख़वातीन को और सिविल आबादियों को अपनी आदत के मुताबिक इसराइल की जानिब से यहाँ पर भी निशाना बनाया गया है। और उधर जिस तरह से अगर हम गाज़ा की बात करें तो वहाँ पर भी इजरायली हमले बदस्तूर जारी हैं, नस्ल कुशी जारी है, कत्लेआम जारी है। जो निहत्ते इमदाद लेने के लिए पहुँचे थे उनको फिर एक मरतबा निशाना बनाया गया है और 38 फ़लस्तीनी उधर शहीद हुए। बहरहाल हम बात कर रहे हैं इसराइल और ईरान के टकराव के हवाले से, और इसी दौरान इसराइल में 21 हलाकतों की बात सामने आ रही है, जबकि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आज़ादाना तौर पर यह भी सामने आ रही हैं कि जो बताया जा रहा है उससे कहीं ज़ायद इसराइल में भी हलाकतें हुई हैं, ज़ख्मी हुए हैं। और ईरानी जो हमले ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिज़ाइल्स का इस्तेमाल किया गया, उसने अपने कई एक यानी निशानों को जो है मुकम्मल किया है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि जो हमला और जवाबी हमला ये जो चल रहा है ये कब तक चलेगा, और अभी तक भी जो कुछ सूरत हाल बनी है किस तरह की है, और इसमें आलमी जो ममालिक आलमी सतह पर जो ताकतें हैं उनका किस तरह का यानी रोल है और रद्दमल सामने आ रहा है, और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह के खदशात हैं। आज के प्रोग्राम का उन्वान भी हमने दिया है ईरान इसराइल टकराव, इम्कानात और ख़तरात। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं मौजूद मेहमान प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिफाई तजियाकार डॉक्टर अर्शी खान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी और ये भी जिक्र ज़रूर हुआ था उसमें कि क्या इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है। बहरहाल देखें, इसराइल ने आखिरकार हमला कर दिया है ईरान पर, और ईरान ने भी यानी पास से हटकर जिस तरह से एक वक्तिया जवाब दे दिया, उसके बाद खामोश बैठ गए। ऐसा नहीं, बल्कि ईरान की जानिब से भी यानी हमले हो रहे हैं और उधर इसराइल की जानिब से भी हमले हो रहे हैं। अभी की जो सिचुएशन है मैं डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम मुकम्मल जो सिनेरियो है, पस मंज़र है, उस पर जाएंगे। लेकिन ये जो 4 दिन आपने देखे, वो क्या मुशाहिदा आपका रहा, किस तरह से आप देख रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये 4 दिनों में पहले दिन तो इसराइल काफी कामयाब रहा जी। अपने मिशन में। हाँ। और उसने 3:30 बजे सुबह, मतलब कि रात, मतलब जिसको कहा जाए 3:30 बजे तहज्जुद का टाइम है। जी जी। तो उस वक्त उसने बहुत सारे कवर्ट ऑपरेशन, इसलिए कि उसकी अपने वहाँ लोग मौजूद थे, इजरायली कमांडोज वगैरह भी कहा जाता थे, उनके एजेंट थे मोसाद के जी। और उन्होंने वहीं से ही ऑपरेट करके करीब 12 से 20 टॉप लोगों को उसने जो है हिलाक कर दिया। उसमें करीब अब तक आप देखेंगे कि 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। हालांकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट और भी हैं, उससे तो कमी होगी नहीं। जी जी। और जो टॉप कमांडर्स थे उसको जो है उनकी हिलाकत हुई। जी। और मैंने पहले भी कहा था आपके टेलीविजन पे कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और आपके फॉरेन मिनिस्टर ईरान के हाँ। हिलाकत थी, जी हाँ। उसमें भी इसी कहा था। इसलिए कि जो भी चीजें बिल्कुल अजीब सी होती हैं, जो अनथिंकेबल है, वो यही करता है। जो फलस्तीनियों को जो मार रहा है, फलस्तीनियों के खिलाफ जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं। इन्हीं लोगों ने ही जो है 9/11 किया, इन्हीं लोगों ने ही आपके पेजर ब्लास्ट किया। देखिए, पेजर जो है वहाँ पे सिर्फ जो लेबनान में पेजर, वो सिर्फ हिजबुल्लाह के लोगों के पास थोड़ी था, वो तो ऐसे भी लोगों के पास था जो सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है, हॉस्पिटल
में है, तो उसमें बहुत सारी हलाकतें हुई। जी। ये आदमी सोच नहीं सकता था। तो अब जैसे कोई टेलीविजन बैठ के देख रहा है, उसमें कोई बम फिट किए हुआ हो। तो इस तरह की चीजें जो है, कभी भी आप देखेंगे कि किसी भी कंट्री ने, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऐसा नहीं किया जैसा कि वो लोग कर रहे हैं, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं फलस्तीनियों के खिलाफ, जो 70 साल से ज्यादा अपने ही जमीन में मुहाजिरीन बन के रह रहे हैं और बहुत ही सख्त जिंदगी गुजार रहे हैं। जी। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि इजराइल ने किया क्या कि धोखे में रखा ईरान को, और ईरान को ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस दे दिया कि उस पे हमला अभी नहीं हो सकता है, इसलिए कि छठा राउंड ऑफ टॉक होने वाला है। हाँ। जो विटकॉफ है, विटकॉफ जो है, देखिए ये तो डिप्लोमेट है नहीं, विटकॉफ जी जी। ये बेसिकली ये जो है ये बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का आदमी है, मतलब कि बिल्डिंग बनाना, स्टेट है ना, जो मकान बनाना, बेचना, ये सब इसका काम है। जी जी जी। तो और इसी तरह के लोग इसमें शामिल हैं, जो उनके कैबिनेट है, ट्रम्प का जो कैबिनेट है, ट्रम्प का भी बिजनेस का काम है। जी। तो ये सब पॉलिटिकल स्टेट्समैन है नहीं बेसिकली। तो इसको ईरान को उलझा के रखा गया उसमें, और इस तरह से कॉन्फिडेंस दिया गया, और ईरानियों को भी ये दिखाया गया कि भाई किसी न किसी तरह से समझौता हो जाएगा, और ईरान के ऊपर जो इक्तिसादी पाबंदियां लगी हैं उसमें कमी आ जाएगी, फिर ईरान में जो है खुशहाली आ जाएगी, ईरान के करेंसी का रेट फिर बढ़ जाएगा, है ना। इस तरह की चीजें में उलझाया गया जी। और बार बार ये कहा जा रहा था कि ये इंडिकेशन दिया जा रहा था कि नहीं, ट्रम्प बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ट्रम्प जो है पीसफुल आदमी है, पीस चाहते हैं, उन्होंने मना कर रखा है जी। और उसके एक दिन पहले, हमले के एक दिन पहले, जो हुक्काबी जो अमेरिकन एम्बेसडर है आपके इजराइल में, उसने भी कहा कि ये बहुत मुश्किल है कि इजराइल हमला कर दे या ईरान पे बगैर अमेरिका की इजाजत के। तो बहुत ही षड्यंत्र रचा गया, हिसाब से सिस्टमेटिकली इन्होंने फ्रेम किया ईरान को और ईरान को वर्गलाया, ईरान को कहा जाए ट्रैप किया साइकोलॉजिकली, और उन्हें ये सोच रहे थे ईरान में उस तरह का अलर्ट नहीं था कि इस तरह का ऐसा हो सकता है। और आपने ये भी देखा होगा कि मुसलसल ईरान में जो है आपके जासूस पकड़े गए, इस तरह से पकड़े गए, लेकिन इतने लेवल पे वहाँ पे फेलियर हुआ आपके लोकल इंटेलिजेंस का कि वहाँ पे लोग मौजूद थे, उनके प्लांट मौजूद थे, वो वहाँ पे बाहर के लोग जो है वहाँ पे क्या बोलते हैं ड्रोन बना रहे थे। जी हाँ। ये काफी कुछ पकड़े भी गए। हाँ। तो पहला दिन तो था जिसमें ईरान को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ जी, लेकिन ईरान की जो आबादी है वो तो एक छोटी सी कंट्री तो है नहीं कि, और ईरान जो है वो ऐसी कंट्री नहीं है कि जहाँ पे लोग बाहर से आकर के कब्जा किए हुए हैं किसी कंट्री को। जैसे जो फलस्तीन की जमीन है उसी में तो इजराइल है। जी हाँ। तो इजराइल तो फलस्तीन की ही जमीन में बेसिकली तो फलस्तीन है। जी हाँ। और उसमें जो लोग वहाँ पे बसे हुए हैं वो तो 90 से ज्यादा कंट्री से लोग आए हुए हैं। और जो लोग आए हैं दूसरे कंट्री से, उन्हें भगाया तो नहीं गया, वो अपने आप आए हैं जी, और आकर के दूसरे की जमीन को कब्जा कर लिया उन्होंने और सिटीजनशिप ले लिया जी। और जो लोग वहाँ के थे, जो मालिक थे, उनको जो है वहाँ रिफ्यूजी बना दिया। तो झगड़ा तो इस बात का है और दुनिया इसको देख रही है, लेकिन कुछ लोगों की जबान बंद है, कुछ लोगों की खुली हुई है। तो इस तरह से ट्रैप करके ईरान को, लेकिन ईरान उसके बाद ईरान ने जो कदम उठाया जिसको बोलते हैं रिटेलिएशन, प्रोपोर्शनेट रिटेलिएशन, इसलिए कि ईरान ने ये कहा कि भाई आर्टिकल 51 है यूनाइटेड नेशन चार्टर में जी, जो ये बताता है कि कोई भी मुल्क जिस पे हमला हो वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इकदाम उठा सकता है जी, और उसी के तहत मैं कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे कि इजराइल जो है ये ईरान ने कहा कि हमने हमला तो हमने नहीं किया, हमला उन्होंने किया इसलिए कि उन्होंने न कि सिर्फ मिलिट्री के बड़े बड़े लोगों को मार दिया और इंटेलिजेंस के लोगों को मार दिया या सिक्योरिटी के लोगों को मार दिया। भाई जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी तो स्टेट के लोग हैं, आपने तो स्टेट पे ही हमला कर दिया जी। इसके अलावा जो वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे, जो साइंटिस्ट तो सिविलियन है भाई, हमारे यहाँ भी साइंटिस्ट लोग इंडिया में जी है कि नहीं, भाभा एटॉमिक रिसर्च है और बेंगलोर में साइंटिस्ट हैं, हर जगह हैं, ये भी तो सिविलियन है, ये थोड़ी ऐसे कुछ बिल्कुल। तो सिविलियंस को इन्होंने मार दिया और रेजिडेंशियल एरियाज में इन्होंने बॉम्बिंग की। 90% जो हिलाकत हुई है ईरान में, तो 90% वो सिविलियन है जी।
और आप तो जानते हैं कि जो टोटल हिलाकत हुई है ईरान में वो करीब 250 लोग जी हाँ। इंतकाल हो चुका है, जबकि इसराइल में अगर कंपेयर करें तो उससे कम हुआ है हिलाकत। लेकिन दहशत इसराइल में ज्यादा है, इसलिए कि अभी अभी एक रिपोर्ट आई, इसलिए कि ईरान के नॉर्थ वेस्ट में, जी जी, इस शहर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ आज भी शायद हो रहा है, वो सेमिनार हो रहा है बेसिकली, जो ब्रिक्स से रिलेटेड है जी। तो अब और वहाँ पे जो रशियन एम्बेसडर वहाँ पे, मतलब रशियन जो स्टेट्समैन हैं जो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और साथ साथ में जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है आपके रशिया ईरान के बीच में, मतलब पहले भी हुई है, अभी भी हो रही है। लेकिन ईरान में उस तरह का दहशत नहीं है जैसा टीवी पे आया रहा है, दिखाया जा रहा है लोगों को जी, चाहे वो प्राइवेट चैनल हो जिसमें बिल्कुल उछल करके इस तरह से दिखाना। तो वहाँ पे कोई पैनिक नहीं है वहाँ पे ईरान में इस तरह का, जिस तरह से दिखाया जा रहा है। और फिर ये न्यूज आ रही है कि इजराइल ने जो है वहाँ पे ये नोटिस जारी किया है कि लोग वहाँ से हट जाएं और इवैक्यूएट कर दें, ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। जी जी, तो ईरान ने भी वैसे ही शो कर दिया है, ईरान ने भी कहा आपके अनाउंस कर दिया कि तेल अवीव में जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़ दें, भाग जाएं, इसलिए कि अभी कुछ होने वाला है। तो ये बेसिकली साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का पार्ट है। और ईरान के पास जो सलाहियत है, डिफेंस की सलाहियत है, वो कुछ चीजें हैं जो जाहिर हैं, कुछ चीजें हैं जो डिमोलिश हो गई, कुछ चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, उन्होंने उसको अभी इस्तेमाल नहीं किया है जी। और जो भी चीजों को इस्तेमाल किया है उससे बड़ी एक्यूरेसी है और काफी ज्यादा डैमेज हुआ है आपके इजराइल को, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, सिक्योरिटी का हो, इंटेलिजेंस का हो, और भी हो। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि ईरान के करमान शाह शहर में वहां पे हॉस्पिटल पे इसने बॉम्बिंग की है। तो ये कोई नई बात नहीं है और ईरानियन के लिए ये कोई अचंभा या कोई ताज्जुब की बात नहीं कि ईरान तो पहले से ही चीजों को झेल रहा है। ईरान के बहुत सारे आपके डिप्लोमेट्स मार दिए गए, आपको याद होगा लास्ट ईयर 2024 में सीरिया में जो कॉन्सुलेट था ईरानियन का, वहां भी इन्होंने जो है स्ट्राइक कर दिया था जी, इसमें ईरानियन एम्बेसडर जो थे उनकी एक आंख खराब हो गई, एक आंख खत्म हो गई जी। और वहां पे करीब 7-8 लोग जो बड़े टॉप के भी लोग थे, उसमें आर्मी के भी लोग थे, इंटेलिजेंस के भी लोग थे, डिप्लोमेट भी थे, उनका खात्मा हो गया जी। इस तरह से आप देखेंगे पहले भी वहां पे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा और बड़े बड़े साइंटिस्टों को मार दिया, और वहां पे भी जो है आपके कंप्यूटर वायरस 2 तरह का इसको टाइम टू टाइम वहां पे छोड़ा। उसी तरह से हम देखा कि वहां पे अगर कोई थोड़ा सा भी एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन अगर छोटे से लेवल का हो गया, इसलिए कि स्टेट है तो वहां तो होगा ही, कहीं कोई भी स्टेट हो जी जी, उसको तिल को ताड़ बनाया गया और उस पे जो है बड़ा बताया गया कि ये रिजीम बहुत खतरनाक है और औरतों के खिलाफ है वगैरह वगैरह। और पहले भी जब भी इलेक्शंस हुए ईरान में तो उसमें बड़ा जो है हंगामा हुआ कि ये जो है फेयर नहीं है, फला है। और जब मॉडरेट गवर्नमेंट आई ईरान में तब भी इन्हें परेशानी हुई जी। हालांकि अभी जो गवर्नमेंट है तो मॉडरेट गवर्नमेंट है जी हाँ जी हाँ। 4 दिनों में आप देखेंगे कि जो चीजें चल रही हैं वो बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि देखिए हर चीज की लड़ाई जो है सिर्फ एरोप्लेन से नहीं होती है। इन्होंने शायद कम से कम 2 तो F-35 को मार के गिराया है ईरानियन ने जी जी, और ईरानियन शायद तीसरा भी इन्होंने मारा है लेकिन गिरा दिया तो कंफर्म है जी हाँ जी हाँ। इसके अलावा बहुत सारे इलाके हैं आपके ईरान में जहाँ पे जो एयरफोर्स है इजराइल का वो चाह के भी वहाँ पे वो डैमेज नहीं कर पाया, ये भी एक खबर है। दूसरी खबर ये है कि इन्होंने अभी जो है अभी शायद कुछ देर पहले ईरान के रेडियो और टेलीकम्युनिकेशन पे इन्होंने बम मारा है। तो बाकी चीजें चल रही हैं, शायद न्यूज वगैरह अफेक्ट हुआ है जी। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से एक जानिब ईरान ने NPT जो समझौता है उससे अपने आप को अलहदा कर लिया है, दूसरी जानिब ईरान के जो सदर हैं वो पार्लियामेंट को मुखातब करते हुए ये कह रहे हैं कि और फिर ईरान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हम कोई हथियार जौहरी नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ साथ ये ख्यासाराइयाँ चल रही हैं कि ईरान हो सकता है कुछ घंटों में या फिर आज कल में ऐसा कि जो है जौहरी तजुर्बा कर ले और इसका ऐलान कर दे। आपको क्या लग रहा है? देखिए इसमें तो मैं तो इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, इसलिए कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब की ज़रूरत है ही नहीं जी।
और न्यूक्लियर बॉम्ब की बात जो आती है वो सिर्फ धमकाने के लिए होती है, मतलब डराने के लिए। जी। और ईरान सेंसिबल कंट्री है, वो आपके इस्तेमाल करेगा नहीं न्यूक्लियर वेपन। और इजराइल जो है वो भी नहीं करेगा, इसलिए कि उसे पता है कि अगर हम करेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। हालांकि उसने सेमी न्यूक्लियर वेपन तो इस्तेमाल किया आपके गाजा में, 1 लाख से ज्यादा 1 लाख टन एक्सप्लोसिव उसने गिरा दिया है वहां पे। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसको आप छोड़ दें न्यूक्लियर बॉम्ब को, वो तो बहुत आगे की बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन जो कैपेसिटी है, कन्वेंशनल कैपेसिटी जो ईरान की है, चाहे उसमें ड्रोन हो, उसमें चाहे सुसाइड ड्रोन हो जी, उसके बाद इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके बाद इनके पास आपके दूसरे भी एक टाइप की जो मिसाइल है वो हाइपरसोनिक है काफी खतरनाक है। हाँ जी, एक टास्क को बोलते हैं, तो वो सेल्फ गाइडेड जो होता है वो, मतलब। और आपने ये भी देखा कि जो थर्ड है और 3 तरह का जो डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम है इनका इजराइल का जी, वो पूरी तरह से कामयाब भी नहीं, इसलिए कि बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं उसको रोक नहीं पाया। 200 से ज्यादा तो इन्होंने मिसाइल गिराया है, मारा है ईरान ने। और काफी सारे मिसाइल जो है वो बहुत ही सेंट्रल एरिया में गिरे हैं, कई जगह गिरे हैं, बहुत चीजों को डैमेज किया है। तो ये काफी खूब, जैसे कि आपने देखा कि ईरान के ऑयल रिफाइनरी पे इजराइल ने बॉम्बिंग की जी, तो ईरान ने भी उनके ऑयल रिफाइनरी पे बॉम्बिंग की है, हिफा में। जी हाँ, उसी तरह से जैसे डिफेंस सेक्टर को इन्होंने बॉम्बिंग की इजराइल ने, तो इन्होंने भी जो है आपके नेवातीम में बॉम्बिंग की। नेवातीम जो है वो बेस है आपके F-35 का, हाँ हाँ, है ना। और इन्होंने शायद दिमोना पे भी बॉम्बिंग, इसलिए कि इन्होंने 2-3 जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं आपके ईरान के, उस पर भी इन्होंने बॉम्बिंग की इजराइल ने। इन्होंने भी किया पलटा के, इन्होंने भी किया। लेकिन आप ये देखिए कि पहली जो बॉम्बिंग इजराइल ने की, खास करके न्यूक्लियर प्लांट पे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वहां पे अगर मान लिया कि कोई चीज लीकेज होती है हाँ, तो इससे किसका नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे देखने की बात है कि जो IAEA है, हाँ हाँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जी, ये बॉडी है यूनाइटेड नेशन की जी हाँ, इसमें 45 लोग इसके मेंबर हैं। उसका जो हेड है वो काफी आपके प्रोजाइनिस्ट है, वो फेयर है ही नहीं बिल्कुल जी। उसने भी बहुत गंदगी फैलाई, उसने जो है एडवर्स रिपोर्ट दी आपके ईरान के ऊपर में कि फुल्ली कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो सही तरीके से और फुल्ली तरीके से, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव मामला है, नहीं है। तो इस तरह का इन्होंने बयानबाजी किया, इससे भी ये मामला खराब हुआ। और इसने कंडेम नहीं किया, जबकि कंडेम करना चाहिए था। IAEA को अगर मान लिया कि सिक्योरिटी काउंसिल में कंडेमनेशन नहीं हो रहा है, इसलिए कि वीटो पावर है वहां पे अमेरिका को जी, लेकिन ये तो कर सकता था ना कि आपने न्यूक्लियर प्लांट पे कैसे कर दिया, चाहे किसी का भी न्यूक्लियर प्लांट हो। बिल्कुल। लेकिन पहला जो हमला हुआ वो तो इजराइल ने किया ना। हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इसलिए कि इससे दूसरे आदमी भी लोग कर सकते हैं, इससे बहुत चीजें जो है बहुत तबाही का बात बन सकता है। डॉक्टर साहब भाई यहाँ पर जी जी, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपके जो OIC है, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें 57 मेंबर्स है जी, या अरब लीग है या GCC है, ये बिल्कुल खामोश है, इनका कोई कंडेमनेशन नहीं आया। और जो आपके गल्फ कंट्रीज हैं, ये ऊपर से तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे बड़ा दुख है कि इस पे एक्शन हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन ये एयर स्पेस भी अपना दिए हुए हैं जी, रिफ्यूलिंग भी हो रही है इनके यहाँ से। और जो इनके न्यूज़पेपर्स हैं आपके जी, उनके एडिटोरियल्स को अगर आप देखें जो छपे हैं आपके उनके इलाके में और लंदन में जी जी, चाहे वो इजिप्शियन हो, चाहे वो इवन कतर के भी जो है, हाँ आपको बताऊं जी, कतर पे तो मेरा कभी भरोसा नहीं रहा शुरू से। ये तो बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, मछली टाइप का कंट्री है ये जी, इसको पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन मैं इसे कभी मुतफिक, लेकिन इसने भी बहुत गंदगी फैलाई है। तो ये है, सऊदी है ये, तो इन लोगों के जो एडिटोरियल्स हैं आपके, जो इनके स्पॉन्सर्ड जो न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो लंदन में हो या इधर उधर हो, हाँ हाँ, ये सब ने जो है एक स्टैंड जो लिया है वो एंटी ईरान लिया है स्टैंड जी। तो ईरान आप देखेंगे कि इस वक्त बिल्कुल तन्हा है, इसके साथ जो है हुथी हैं साथ में। और लेकिन ईरान को आप देखेंगे कि ईरान के पास खुद इतनी कैपेसिटी है इसके पास जी, ईरान चीजों को झेल चुका है। मतलब 1979 से मुसलसल इक्तिसादी पाबंदी रही, फिर भी ये डेवलप करता रहा साइंटिफिकली। ड्रोन इसने बनाया, इसने हॉस्पिटल्स बनाए, डबल डेकर ब्रिज बनाए, बड़े अच्छे रोड्स बनाए जी हाँ, सारा डेवलपमेंट इसमें किया। और नेचुरल साइंस थियरी में भी इसकी पोजीशन वर्ल्ड में 5th है। मेडिसिन भी इसने बनाया, बहुत सारी चीज।
तो इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अगर कोई चीज डैमेज भी हो जाती है तो इसको ये दोबारा बना सकता है जी लेकिन अभी जो हालात हैं इस सिचुएशन में जी कि बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं टीवी पे जिसमें दिखा रहा है कि भाई ईरान का एयर स्पेस खत्म हो गया और फ्री एयर कॉरिडोर जो है डेवलप कर लिया इजराइल ने वो जी कभी भी बॉम्बिंग कर सकता है ये है वो इस तरह की चीजें आ रही हैं जो कि पार्टली थोड़ा सा सही हो सकती हैं लेकिन अगर ऐसा होता तो ये बहुत कुछ कर सकते थे इसलिए कि इन्होंने वहां पे तो इतना जाल फैला रखा था लोगों का जी इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जो इजराइल का जो आपके वो मिनिस्टर था जी जी सिक्योरिटी का कास तो कास ने कहा कि मैं हेल बना दूंगा पूरे ईरान को जी हाँ बर्निंग मैं जी हाँ ईरान को बर्न कर दूंगा हाँ जला दूंगा जी हाँ इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे जो कार बम ब्लास्ट हुए ना भाई 5 कार बम हाँ ब्लास्ट हुए वहां जी तो ये सब चीजें पे कॉन्फिडेंस वगैरह था इस तरह के तभी तो बोल रहे थे कि बोल मैं रहे जी हाँ बर्न कर दूंगा तो इस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करना जैसे कि गाजा में हुआ था कि मैं ये लोग भी इंसान नहीं है अमालिक है सब ह्यूमन है मैं इनका खाना बंद कर दूंगा पानी बंद कर दूंगा असल में हुआ क्या है कि इजराइल की आदत पड़ी हुई है कमजोर लोगों को मारने की जी अब देखिए हिजबुल्लाह है इजराइल के मुकाबले में वो कमजोर है हिजबुल्लाह कंट्री तो है नहीं पॉलिटिकल पार्टी है वो जी हाँ हमास जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है जी हूथी है ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है हूथी भी जो है वो एक यमन में तो 3 तरह की गवर्नमेंट है ना जी हाँ एक तो वो लोग हैं जो हूथी वाले हैं एक वो लोग हैं जो प्रो जुनूबी सऊदी है हैं एक वो लोग हैं जो प्रो यूएई है हाँ 3 तरह के हैं 3 लोग तरह डिवाइडेड है जी हाँ तो आप देखेंगे कि ये इसका जो साबका पड़ा ये आपके एक ऐसी कंट्री से पड़ा जो एक एस्टेब्लिश कंट्री ईरान और ईरान कोई भगेड़ू कंट्री तो है नहीं कि वहां के लोग कहीं से भाग करके आए हैं वहां पे बसे जी हाँ तो वो एक सिविलाइजेशनल कंट्री है उसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है वो जंग झेल चुका है वो इराक से भी उसकी जंग हुई और मुसलसल जो भी चीजें इसके साथ हो रही हैं लोग कितने लोग मारे गए जी एक तरह से वो अभी तो एक्टिव फुल ऑपरेशनल जंग है जी इसलिए आपने देखा होगा कि ईरान का जो स्टेटमेंट आया है वो ये आया है कि अभी ऑफर आया था ट्रम्प की तरफ से हाँ और खास करके अरबों की तरफ से कि अरबों ने देखिए क्रिटिसाइज ओपनली नहीं किया जीसीसी की मीटिंग नहीं हुई लेकिन उन्होंने जो है फौरन जो है उनका के सीज फायर कीजिए हाँ अब ये सीज फायर की बात पहले नहीं आई बिल्कुल डॉक्टर साहब मैं इसी हवाले से जानना चाह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के लहजे में भी तब्दीली आई पहले कहा कि इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए डील जो है हमारी जो है वो मान ली जाए फिर उसके बाद ये सालिसी की बात कर रहे हैं जंगबंदी की बात कर रहे हैं नहीं ट्रम्प ने तो ये कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि इसकी पिटाई होगी ईरान और मैं चाहता हूँ कि ये और भी तबाह हो पहले तो इसने कहा कि मेरा कोई हाथ नहीं है जी हाँ उसके बाद आपके जब वहां पे तबाही किया गया पहले रात में जी ईरान के खिलाफ हाँ उसके आधे घंटे के बाद जो मार्को रूबियो है उनका स्टेटमेंट आया कि मेरा कोई हाथ नहीं है मैं इसमें शामिल नहीं हूँ जी जी लेकिन आप देखें कि जैसे ही तबाही हुई उसके बाद नेतन्याहू का प्रेस स्टेटमेंट आया उस प्रेस स्टेटमेंट नहीं एक खुफिया जगह पे उन्होंने जाके स्टेटमेंट दिया जी उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अमेरिका का ऑलरेडी सारी कुछ इसलिए कि जो ईरान के साथ हो रहा है उसमें सिर्फ इजराइल नहीं है उसमें पूरी तरह से अमेरिका शामिल है जी उनके लोग जो है आपके डिफेंस जो डिपार्टमेंट है वो इसमें शामिल है जी जो स्टेट डिफेंस डिपार्टमेंट तो डिफेंस हो गया स्टेट डिपार्टमेंट बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी ये वो है उनके इंटेलिजेंस लोग का भी है इससे कि अभी करीब 30 जहाज जो है वो आ रहे हैं आपके अमेरिका से हाँ और वो आएंगे आपके मिडिल ईस्ट में जिनका काम होगा कि इजरायली जहाज को उसको हवा में उसमें फ्यूलिंग करना जी इसलिए कि जो इजराइल है वो F-15 और F-16 और F-35 उड़ा रहा है ना जी जी और उसकी जो दूरी है आपकी इजराइल की और ईरान की वो करीब 3000 या 2800 किलोमीटर की दूरी है जी जी तो उसमें रिफ्यूलिंग करने के लिए एयर में तो पूरी और एक आप देखेंगे कि एक और जो जंगी बेड़ा है जिसको बोलते हैं वारशिप जी वारशिप एक बहुत बड़ा जहाज होता है जिसपे बहुत सारे एरोप्लेन होते हैं वो उसी वारशिप से उड़ते हैं वो बॉम्बिंग करते हैं ऑलरेडी एक वहां पे था एक को तो हूथी ने भगा दिया था एक और मंगाया जा रहा है तो और जो ट्रम्प का जो बयान था शुरू में तो ये था कि भाई वहां पे मेरा कोई हाथ नहीं है फिर ये आया कि नहीं तो बड़ा अच्छा हुआ लोग हैं और बड़ी खुशी की बात है और बड़ा ये है और हो फिर जब रिटेलिएट किया ईरान ने जी तो फिर इनके जो है लहजे बदल गए और उसके बाद फिर सीज फायर का ऑफर तो सीज फायर को ईरान ने जो है वो रिजेक्ट किया है कि मैं सीज फायर नहीं करूंगा
और अगर इजराइल ने हम पर अटैक बंद भी कर दिया तब भी मैं अटैक जारी रखूंगा। हम्म। ये ऑफिशियल स्टैंड है ईरान। सख्त मौक़िफ़ हम इसको कह सकते हैं डॉक्टर साहब? जी, इसको हम मतलब यानी पास के बिलमुकाबिल एक सख्त मौक़िफ़ एक हाँ नहीं, इसलिए कि ईरान ने ये कहा कि जब तक कि मैं उसको डैमेज मतलब जितना मेरा नुकसान हुआ जब तक कि मैं वो नहीं पूरा कर लूंगा, जब तक कि मेरा मिशन पूरा नहीं होगा तब तक मैं बॉम्बिंग करता रहूंगा। और इसलिए इसने जो है आपने एक तो रिजेक्ट किया सीज फायर को जी, फिर ईरान ने रिजेक्ट किया विटकॉफ का जो ड्रामा चल रहा था आपके न्यूक्लियर टॉक, जी हाँ, उसको रिजेक्ट कर दिया। तीसरी चीज आपने देखा होगा कि ईरान ने रिजेक्ट किया कि शायद वो एनपीटी नॉन समझौता, प्रोलिफरेशन जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत ईरान में जो न्यूक्लियर प्लांट थे 3 जी, तो वहां पे हजारों कैमरे लगे हुए थे आईएईए के जी, और वहां पे बहुत सारे इंस्पेक्टर भी थे आईएईए के, वेपन इंस्पेक्टर्स जी, तो वो उसको उस पर निगरानी रखे हुए थे, रिपोर्ट करते थे वगैरह वगैरह। और एनपीटी बल्कि ईरान ने तो एडिशनल प्रोटोकॉल एनपीटी का भी साइन किया, मतलब एनपीटी पे भी साइन किया फिर एडिशनल प्रोटोकॉल पे भी साइन किया 2003 में। जी, जी, इसके तहत बहुत ज्यादा जिम्मेदारी को ले लिया। ये सोच रहा था कि एनपीटी साइन कर लेंगे और एडिशनल प्रोटोकॉल साइन कर लेंगे तो इक्तिसादी पाबंदी जो अमेरिका ने हम पर लगा रखी है, वेस्टर्न यूरोप ने जी, उसमें कमी आ जाएगी। हालांकि हुआ उल्टा, ईरान कंप्रोमाइज करता गया, इन पे बोझ बढ़ता गया और जो झेल रहे थे वो आपके ईरानी लोग झेल रहे थे जी, तो ये चीजें वहां पे हुई तो ईरान ने ये भी कहा कि शायद वो अपने आप को पुल आउट कर ले, खींच ले वापस जी, जी, एनपीटी से। तो ये और लेकिन आप देखेंगे कि जो प्रोपेगेंडा है वो साइकोलॉजिकल काफी चल रहा है कि मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया ईरान को, मैंने ये तबाह कर दिया और ये कर दिया और मैं ये कर दूंगा और मैं जला दूंगा और ये वगैरह। तो ये वैसी ही चीज है जैसे इन्होंने कहा था कि आप हमास के बारे में कि मैं 1 हफ्ते में या गाजा को, जी हाँ, 3 हफ्ते में कर दूंगा। हालांकि अब सिचुएशन आप देखिए जबकि कितना आज तक भी, जी हाँ, जी हाँ, और मैं आपको बताऊं कि आज भी गाजा में करीब टोटल जो वहां पे लोग मार दिए गए गाजा में अब तक, जो कि सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन पे मारे गए हैं लोग, जी, उनकी तादाद 340 हो गई। ओहो, जी, भाई 340 तो इन्होंने खाना लेते वक्त मार दिया। जी हाँ, तो इनके पास कोई दया या कोई रहम नहीं है इनके दिल में। हाँ, और इनमें पूरी तरह से अमेरिका शामिल है। और आप देखेंगे ये कि डॉक्टर साहब क्या अमेरिका अगर शामिल है जिस तरह से वो कर रहा है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक और जो है शिप जो है आ रही है, तो क्या ईरान अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बना सकता है? इस तरह के अंदेशे हैं? हाँ, ये बना सकता है। दूसरी चीज ये मैं आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ईरान ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, हाँ हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मैं ब्लॉक कर दूंगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो करीब एक समुद्री जो है एक नैरो स्पेस है समुद्र का, जो पर्शियन गल्फ से जाके मिल जाता है। तो उससे जो नेवल ट्रेड है, मतलब नेवल क्या कहें, नेवल हाँ सी ट्रेड जो है, सी रूट जो है, जी जी, लेकिन सी रूट सस्ता होता है जिससे आप सामान भेजते हैं। हाँ, एयर रूट बहुत महंगा होता है। जी जी, तो दुनिया का जो 20% ट्रेड है वो आपके इससे होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो चौड़ाई है वो करीब 30 किलोमीटर की है, चौड़ाई जो है जी, तो वो ईरान ने कहा कि मैं ब्लॉक कर दूंगा। ब्लॉक करने का मतलब है कि जैसे ही ब्लॉक हुआ तो तेल का दाम इंडिया में ही बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो ईरान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसको करने के लिए। और इसमें हालांकि मैंने ये भी गौर किया कि चाइना और रशिया, जबकि रशिया को खुल किया जाना चाहिए था सपोर्ट में, लेकिन मैं रशिया और चाइना पे भी बिल्कुल मेरा भरोसा नहीं है, इसलिए कि ये सब भी बड़े मतलब प्रस्त लोग हैं, इनके भी दिल में कोई हमदर्दी नहीं है जी। जहाँ पे इनको माल खरीदना है वहां पे हमदर्दी है, इन पे भी आप भरोसा नहीं करते। तो ईरान को हमने देखा कि ईरान, देखिए इजराइल जो लड़ रहा है ये वार इस पूरी तरह से डिपेंडेंट है अमेरिका पे, जी हाँ, और आज के भी डेट में वहां पे आर्म्स के शिपमेंट आ रहे हैं जॉर्डन के थ्रू और डायरेक्ट इजराइल में भी आ रहे हैं, अमेरिका से, लंदन, यूके से, जर्मनी से, इटली से और भी जगह से आ रहे हैं। जी जी, ठीक है, लेकिन वो डिपेंडेंट है इजराइल। ईरान डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, चाहे वो रशिया हो या चाइना हो। जी हाँ, बिल्कुल।
अगर वो डिपेंडेंट होगा तो, अगर ये डिपेंड होता तो ये एक्शन नहीं लेता। और ईरान ने जो ये कदम उठाया है जी तो ये बिल्कुल सोच समझ के उठाया, मतलब ये नहीं है कि कोई हवा में और बिल्कुल जो है हाफाजात वे में इसको ले लिया। जी जी बहुत ही कैलकुलेटेड, जैसे कि इजराइल कहा कि भाई मैंने बहुत ही कैलकुलेटेड वे में अपना काम किया है, बड़ी हमें कामयाबी मिली है, वगैरह वगैरह। और पहले ही दिन आपको याद होगा कि जब पहला दिन था, जब इन्होंने अटैक किया था जी तो अपने लोगों को ये कहा इजराइल ने कि तुम लोग शेल्टर के पास आराम सो, शेल्टर के पास नजदीक। बिल्कुल जी। लेकिन रिटेलिएशन हो गया। जब रिटेलिएशन, जब ये कामयाबी इनको काफी मिल गई पहली रात में, तो फिर उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि शेल्टर के पास आप रहे, आप आराम से रहिए। लेकिन इधर आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ये लगातार आ रहा है कि आप शेल्टर के पास रहे। जी जी हाँ। तो इजराइल पे जब भी प्रेशर आता है तो ये कहता है सीज फायर की बात। हाँ तो ये आप देखेंगे कि बावजूद इसके कि जो आपकी इंटरनेशनल मीडिया है या जो सोशल मीडिया है जी, या जो इसके जो आपके सपोर्टर्स हैं और एफिलिएट्स हैं जो कि अरब कंट्रीज में भी हैं जी, हालांकि वो अरबी के न्यूज़पेपर्स हैं लेकिन उनकी जबान बोल रहे हैं इजराइल की। बावजूद इसके। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। आपकी इजाज़त से मैं एक यहाँ पर नाज़रीन छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के टकराव के हवाले से, और फिर इसके साथ साथ जो असरात हो रहे हैं अभी इस वक्त हो रहे हैं, और फिर आगे के हवाले से भी क्या इम्कानात हैं और किस तरह के ख़तरात हैं, उस पर हम नज़र बनाए हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल टकराव के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आप ने जिक्र किया था जिस तरह से पहले दिन इजराइल ने अपने बाशिंदों को, अपने शहरियों को कहा था कि बंकर्स के करीब रहें, और उसके बाद फिर इजाज़त दे दी थी कि जो है आराम से रह सकते हैं। लेकिन उसके बाद से अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से ईरान ने हमला किया, तो सारा का सारा यानी हम ये देख सकते हैं तेल अवीव में बिलखुसूस वो शहरी यानी जेर ज़मीन बंकर्स में जो है पनाह लेने पर मजबूर हैं। जी डॉक्टर साहब, इसमें आप देखेंगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ के देखिए इजराइल का जो स्टैंड है जी, उसने ये कहा कि भाई मुझे खतरा है ईरान से लोगों के सामने, और जो इजराइल ने स्टैंड लिया है उसका साथ पूरी तरह से आपके जर्मनी, यूके, अमेरिका तो खैर उसके साथ में है, बल्कि जो अमेरिकन एम्बेसडर है इजराइल में वो तो लगता ही नहीं कि अमेरिका के एम्बेसडर, हो सकता है कि इजराइल के ही एम्बेसडर है। इजराइल के ही एम्बेसडर इजराइल में है जी। अगर उनके लहजे को देखें या इसको देखें, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। तो आप देखेंगे कि इजराइल ने अभी एक वर्ड इस्तेमाल किया, मेटाफर। अच्छा जी, कि मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा जी। इसके बाद उसने कहा, जैसे ही वो जो अटैक किया था ईरान, उसने कहा कि हम अपने को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, राइट टू डिफेंड इटसेल्फ जी। हम अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि हम भाई मेरा वजूद है उसको बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। हम अपने सिविलियंस को बचाने के लिए लड़ रहे हैं जी। ये सब इसराइल के स्टैंड, और हम इसलिए लड़ रहे हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर एम्बिशन है वो खत्म हो जाए, न्यूक्लियर एम्बिशन खत्म हो जाए जी। मतलब ये 400-500 न्यूक्लियर बॉम्ब अपने पास रखे रहे इजराइल जी हाँ, लेकिन दूसरा कोई अगर तमन्ना कर रहा हो कि मेरे पास भी हो तो वो नहीं कर सकता, यानी सिर्फ यही खुदा बनना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है मैं उसे खत्म कर दूंगा, जो एयर डिफेंस सिस्टम है मैं उसे खत्म कर दूंगा, जैसे इन्होंने सीरिया में किया है जी हाँ, ठीक है। उसके बाद आप न्यूक्लियर को छोड़ दीजिए, अब इन्होंने कहा कि मैं बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी को भी खत्म कर दूंगा जी। हालांकि हर कंट्री के पास मिसाइल रखने का वो उसका अपना नेशनल राइट है। फिर उन्हें कहा कि मैं साइंटिस्ट, वहां जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको खत्म कर दूंगा जी। उनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको खत्म कर दूंगा। भाई आप एक मिलिट्री कमांडर को मारेंगे, लाइन में 5-6 लगे हुए जी हाँ, 5-6 के बाद और भी लगे हुए। बल्कि मैं ये समझता हूँ जी कि जो पुराने लोगों को मार दिया इजराइल ने, हाँ, वो हो सकता था कि वो डिसीजन ना ले पाए जिस तरह से यंग लोग ले रहे हैं जी हाँ। जो यंग आदमी है जी हाँ, हो सकता है उससे ज्यादा
भाई हो सकता है कि उसमें ज्यादा एफिशिएंसी हो, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसको मौका नहीं मिला हो। हम्म, तो ये भी हमें लगता है कि एक गैबी निजाम है जी कि जो बड़ा पेड़ था उसको हटा दिया, लेकिन जो नया पेड़ होता है उसमें फल ज्यादा होता है, जी, तो पुराना पेड़ है उसमें फल कम निकलता है। हम्म, तो इसलिए आपने देखा कि ईरान जो है वो धीरे धीरे, आपने देखा होगा कि पहले दिन ईरान बिल्कुल सोया हुआ था, हम्म, दूसरे दिन थोड़ा सा जागा, जी, तीसरे दिन बड़ा मजबूत नजर आया, इसलिए कि इन्होंने ऑपरेशन का ही नाम दिया राइजिंग लायन, जी, इजराइल ने, जी, इसराइल ने। हाँ, तो राइजिंग लायन तो थे पहले रात को, हम्म, लेकिन उसके बाद वीपिंग लायन हो गई। हाँ, जी जी बिल्कुल, समझे, लायन जो है पहले तो बहुत दहाड़ रहा था, अब जो आंसू निकल रहा है उसको, हम्म, और ऊपर से ये सिर्फ मुर्गे का बांग दे रहा है ये। लेकिन ईरान मुसलसल जो है वो, ईरान भाई अगर ईरान को खतरा होता नहीं तो फौरन कहता अभी सीजफायर कौन तैयार है, जी हाँ, और न्यूक्लियर टॉक के लिए भी तैयार है। जी, और ट्रम्प को देखिए खामोश हो गया, जी हाँ, मार्को रूबियो का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं जो भी वहां पे मिलिट्री टारगेट्स किए जा रहे हैं ईरान में, जी, इसमें अमेरिका पूरी तरह से कॉम्प्लिसिट है, जी, नो डाउट अबाउट इट, बगैर उसके इजाजत के, उसके परमिशन की। ये ऐसे हैं जैसे कि एक ही माँ के दो औलाद। उसके बाद ये कहा कि मैं साइंटिस्टों को खत्म कर दूंगा ईरान के, जी, जैसे इन्होंने इराक में किया। इराक में सन 2003 के बाद इवन जो 10+2 के जो स्कूल जो सीनियर स्कूल के जो टीचर्स थे, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, पढ़ाने वाले, बायोलॉजी हाँ, के, और आपकी यूनिवर्सिटी के कम से कम 500 टीचर्स को इन्होंने मार दिया अमेरिका ने। जी, और ग्वांटानामो बे में जिस तरह से लोगों को टॉर्चर किया जाता था नंगा करके, जी, सेम वही सिस्टम इजरायली उन लोगों के साथ अपना रहे हैं जो फलस्तीनी कैदी हैं आपके इजराइल में, बल्कि उससे भी गंदा। जी, ये दोनों की हरकतें बिल्कुल सेम हैं, उंगली से मिलती जुलती हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अमेरिका ही होस्टेज है इजराइल का। जी, पहले अमेरिका अपने आप को आजाद कर ले होस्टेज बनने से। उसका उस पे आपके आर्टिकल भी आया था जॉन मीरशिमर का, जी, कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका एंड इजरायली लॉबी। जी, ये आपके 2005 में आर्टिकल आया था, बहुत बड़ा 81 पेज का आर्टिकल आया था। उसे बहुत हंगामा हुआ, बहुत इनको बदनाम किया बार। उसके बाद इन्होंने ये कहा जी, इजराइल ने कि हम रिजीम चेंज करना चाहते हैं ईरान में, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वहां पे रिजीम जो है चेंज होगी ना, रिजीम जो है चेंज करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि एक कंट्री जिसने आप ये देखिए कि अब ईरान को ही खत्म करना चाह रहे हैं, जैसा कि ये कह रहे हैं। आगे क्या होगा अल्लाह को मालूम। जी, भाई आपके कहने पे अमेरिका ने जो है तबाह कर दिया इराक को। इराक आपके लिए खतरा था, सद्दाम हुसैन आपके लिए खतरा था, बशर असद आपके लिए खतरा था, जी, लीबिया के गद्दाफी आपके लिए खतरा थे, उसके बाद हुस्नी मुबारक आपके लिए खतरा थे, जी, उसके बाद आपके यासिर अराफात जो पीएलओ के थे वो आपके लिए खतरा थे, इस्माइल हानिया आपके लिए खतरा थे, मोहम्मद मुर्सी आपके लिए खतरा थे, येमेन के जो हुथी जो थे वो आपके खतरा थे। तो सब तो आप मतलब सारे खतरे आपके लिए थे। तो आप किसको आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या? हालांकि किसी से खतरा नहीं था इसको। जी, इसी से सबको खतरा है। ये चाहता है जी कि हमारी हर तरह की पॉलिटिकल मोनोपोली, डिप्लोमेटिक मोनोपोली, न्यूक्लियर मोनोपोली और डिजिटल मोनोपोली हमारी बनी रहे। इसलिए कि इसने ये देखा भाई हम तो अमेरिका को कंट्रोल करते हैं, जी, उसको रेगुलेट करते हैं। हमने तो बहुत सारी चीजों को कर दिया जिसके थ्रू हमने पूरी जो है आप मतलब जो प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ था कि भाई फला फला कंट्री को हमें खत्म कर देना है, जी, और उसके बाद फिर हम जैसे चाहेंगे ऑपरेट करेंगे। के लिए जरूरी था कि 9/11 हो, जी, एक बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल पे जो है एक बॉगी क्रिएट किया जाए, वॉर ऑन टेररिज्म। और टेररिज्म के आड़ में, जी, आप खत्म कीजिए ईरान जो है टेररिस्ट स्टेट है, हिजबुल्लाह टेररिस्ट है, हुथी टेररिस्ट है, हमास टेररिस्ट है, जो भी इनके खिलाफ बोलता है वो टेररिस्ट। तो इसको इन्होंने काफी इस्तेमाल किया, जी, और अमेरिका ने भी इसको काफी साथ दिया भाई ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। तो टेररिज्म के चादर के अंदर बहुत सारी चीजें हुई, तो इनका मन जो है बढ़ गया, हिम्मत इनकी बढ़ गई, और इसी के तहत इन्होंने बहुत सारी चीजें की। आपके बशर असद भी टेररिस्ट थे, यही तो कहा गया भाई वो टेररिस्ट स्टेट था, बिल्कुल। तो अब ईरान के साथ जो ये हुआ, तो ये इस तरह का स्टैंड लेना कि हम रिजीम चेंज कर देंगे, हम उसकी हुकूमत गिरा देंगे, हम उसके साइंटिस्ट को मार देंगे,
और इस पे सारी दुनिया खामोश। वेस्टर्न कंट्रीज पूरी तरह से एग्री कर रहे हैं इजराइल के साथ। अगर आप देखेंगे इस चीज को। डॉक्टर साहब, क्या अरब ममालिक के मौक़िफ़ में, यानी इजराइल के इस हमले के बाद और फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद, अब जिस पोजीशन में इस वक्त ईरान है, यकीनन ठीक है उसने सख्त जवाब दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया की बड़ी ताकतें एक तरफ है और वो तने तनहा एक तरफ है। तो यहाँ के जो अरब रोलर्स हैं, हुक्मरान हैं, क्या उनकी पॉलिसी में कहीं ना कहीं कुछ चेंज आप देख रहे हैं कि क्या इजराइल ईरान तक थम जाएगा, रुक जाएगा, ईरान का जो टारगेट है उसके बाद नहीं बढ़ेगा? कुछ तब्दीली देख रहे हैं आप? कहूंगा कि जो 9/11 हुआ 2001 जी, इसके बाद जो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट साइकोलॉजी थी, इंडिपेंडेंट साइकोलॉजी कि भाई फॉरेन पॉलिसी हमारी किस तरह की हो, इस तरह की जो ज़हनियत थी मिडिल ईस्ट में, उसको खत्म कर दिया गया। और इसी के तहत आप देखेंगे कि 9/11 के बाद जो अमेरिकन बेसेस हैं जी और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ गए, एक्सपेंड कर गए आपके अरब कंट्रीज के साथ। हाँ। और अरब कंट्रीज को डिजिटल डेवलपमेंट के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे, साइंटिफिक डेवलपमेंट के नाम पे और सिविलाइजेशन डेवलपमेंट के नाम पे इनको नजदीक कर दिया गया आपके उन ताकतों से जो फलस्तीनियों के साथ आपके यानी मुखालिफ है, कहा जाए, जुल्म कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। और इसमें आपने देखा होगा कि जायनिज्म जो है, जायनिस्ट जो फोर्सेस थे जी, एक तो यहूदी हैं जो कि उसमें अच्छे भी लोग हैं और वो आवाज भी उठा रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि इसराइल जो कंट्री है वो होना ही नहीं चाहिए, अगर आप तौरात को मानते हैं तो। जी हाँ, क्योंकि तौरात में करीब 600 से ज्यादा कानून है। ये कहते हैं कि ये जो जायनिस्ट हैं ये सिर्फ 12 या 13 कानून को मानते हैं, बाकी को मानते ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये तो बल्कि यहूदी के खिलाफ ही है ये, जी जी, जो ये है। बहरहाल तो जायनिज्म ने क्या किया कि जितने भी आपके मिडिल ईस्ट में कंट्रीज थे, हाँ, उसमें ज्यादातर लोगों को इन्वेलप कर लिया, अपने मतलब के चंगुल में तो ले लिया जी। लेकिन कुछ कंट्रीज को कुछ लोगों को नहीं ले पाए। फलस्तीन को नहीं ले पाए, आपके साउथ लेबनान में जो मुसलमान है उनको नहीं ले पाए, इराक में जो कुछ इंडिपेंडेंट माइंड के लोग हैं उनको नहीं ले पाए, हूथी को नहीं कंट्रोल कर पाए और आपके ईरान को कंट्रोल नहीं कर पाए जी। और ये एक जो है तो मुझे ये लगता है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जो लड़ाई है जी, ये दहशतगर्द और जो दहशतगर्द के शिकार है उनके बीच में, ये जो लड़ाई है उन लोगों के बीच में जो सिविलाइजेशनल लोग हैं और वो लोग जो ब्रिटिश लोग हैं जी। और सिविलाइजेशन में मानता हूँ वो लोग को जो अपने हक के लिए इंटरनेशनल लॉ के तहत लड़ रहे हैं या जद्दोजहद कर रहे हैं जी। इसमें एक चीज मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं जी प्लीज, कि अगर आप देखें, थोड़ा सा जायजा लें नजदीक का, तो आप देखेंगे कि इजराइल ने हमेशा थ्रेटन किया कि मैं ईरान पे अटैक करूंगा और उसने ये हमेशा कोशिश की बाइडेन के टाइम में भी कि अमेरिका डायरेक्टली उलझ जाए ईरान से। जी हाँ, जी हाँ। तो ट्रम्प जब आए तो हालांकि ट्रम्प ने बहुत ही पता नहीं ट्रम्प ने तो एक नया शोषण शुरू किया आपकी इसका क्या बोलते हैं न्यूक्लियर निगोसिएशन का जी, लेकिन वो वैसे ही है जैसे आपके गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है। हाँ बिल्कुल, जी हाँ। भाई आप खाना भी दे रहे हैं, उनको मार भी रहे हैं और जलील भी कर रहे हैं। जी हाँ। तो उसे तबाही है ना, इसलिए कि उसे बहुत सारे जो लोग थे गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, उन्होंने खुद रिजाइन करके भाग गए, भाई हमसे देखा नहीं जाएगा। जी हाँ। तो आपने देखा कि इजराइल हमेशा जो है थ्रेटन करता रहा कि ये खतरा है, मैं ईरान पे अटैक करूंगा, न्यूक्लियर करूंगा, और ये बराबर झूठ बोलता है कि इसके पास बम है, बम बनाने वाला है। तो 12 साल से कह रहा है कि 6 महीने में बम बना लेगा जी। जैसे कि इराक के बारे में कहा था कि इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो इराक पे अटैक करवा दिया। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ट्रम्प ने भी कई बार धमकी की बात की ईरान के खिलाफ जी। शुरू में मतलब निगोसिएशन चल भी रहा, फिर ये कह रहा है कि मैं ईरान को कोई भी हक नहीं दे सकता कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम रखे। पहले तो कहता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख सकता है, फिर ये कहा कि न्यूक्लियर सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी नहीं चला सकता है। अच्छा जी। या आपके मतलब के 60% से कम भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं कर सकता है। हालांकि जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसमें 3.6 जो है जी
इतना परसेंट आप इनरिचमेंट कर सकते थे न्यूक्लियर यूरेनियम का, जी जी। तो ये नहीं कर सकते। इसके अलावा देखेंगे कि ट्रंप ने, विटकॉफ ने, इन्होंने हमेशा जो है ये कोशिश की कि हम एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, निगोशिएशन भी कर रहे हैं और साथ में धमका भी रहे हैं। जी हाँ, यही कर रहे थे, हमेशा इन्होंने किया। इसके बाद आप देखें कि एक दिन पहले, अटैक के एक दिन पहले जी, जो अमेरिकन एम्बेसडर इजराइल में, उन्होंने कहा कि भाई ईरान पे इजराइल कभी अटैक नहीं करेगा जब तक कि वो परमिशन ना ले ले जी, अमेरिका से। मतलब इसमें ईरान को उलझा के रखा कि भाई उस पर अटैक नहीं होगा। और ये बहुत बड़ी गलती थी ईरान की, जो ईरान समझ नहीं पाया। हमें लगता है डेलिब्रेट था या जो भी था, अल्लाह की तरफ से। इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे ही हमला हुआ ईरान पे जुमा के रात में जी, तो ट्रंप ने, ये नेतन्याहू ने ट्रंप का जो है शुक्रिया अदा किया। 2 घंटे के बाद जो है मार्को रूबियो ने कहा कि भाई मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इसमें देखने की बात है कि आप इजराइल और अमेरिका को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते जी, अगर मामला ईरान का है या मिडिल ईस्ट का है। ये दोनों के कदम हमेशा साथ उठते हैं, नजर आए या नजर नहीं आए जी। और ट्रंप ने कभी भी इजराइल को ना नहीं कहा है, ना बाइडेन ने कहा। हालांकि बाइडेन बहुत नाराज थे नेतन्याहू से जी, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि वो कह सके, क्योंकि हाथ पैर सब बंधे हुए थे जी, चेन में। और ये इनके साथ भी यही, ये मजबूर हैं ये। उसके अलावा मतलब इसे कि जो अमेरिकन सिस्टम है वो पूरी तरह से इनके कंट्रोल में है जी। मैं इस पे काफी लंबा बोल सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं इसका। इसके बाद आप देखेंगे कि जो मिलिट्री के जो हेड थे आपके, जी, जो आपके जो सेंट्रल कमांड है आपके मिडिल ईस्ट में, इसका सेंटकॉम जो अमेरिका का है, जी, जहाँ पे अमेरिका के कई सारे बेसेस हैं, 12 से ज्यादा बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में। जी, कहा जाता है कि 40,000 फोर्स है लेकिन 50 से 60,000 अमेरिकन फोर्सेस हैं। इनके हेड और आपके इजराइल के हेड मिलिट्री के, इन्होंने अटैक के पहले इनकी बातें हुई जी, दोनों में बातें हुई जी। उसके अलावा आप देखेंगे कि अटैक के 2-3 दिन पहले खबर आ रहे थे कि अमेरिका जो है अपने बेसेस से लोगों को वापस बुला रहा है। जी। वो कौन लोग थे? वो लोग थे जो वहां पे मिलिट्री के ऑफिसर थे, उनकी फैमिली वाले लोग, उनके बच्चे, बीवी, जिसको बोला जाए भाई कि भाई नॉन क्रूशियल स्टाफ जी, उसको वहां से वापस बुलाया जा रहा था, आपको याद होगा। और इसी तरह से आपने देखा कि हमेशा ट्रंप ने इजराइल के फेवर में पूरी दुनिया में बात की जी, उसी तरह से जैसे उनके एम्बेसडर हैं इजराइल में, उन्होंने हमेशा इजराइल के ही लिए बात की जी, जैसे कि वो इजराइल के ही मफाद, बाकी कोई कंट्री अहमियत रखती है या नहीं रखती। तो ये चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि 12 तारीख को ये खबर आई, 13 को अटैक हुआ है जी, 12 को ये खबर आई कि विटकॉफ ने कंफर्म कर दिया कि 6ठा राउंड होगा ओमान में जी, इससे और क्लियर हो गया कि भाई अभी तो अटैक होगा ही नहीं, इसलिए कि संडे को तो होने वाला है। जी हाँ, संडे का मतलब 15 तारीख को जो गुजर चुका जी जी, बिल्कुल गुजर जी। ये इसको ट्रैप किया आपके ईरान को। लेकिन आपने ये भी देखा कि 12 तारीख को ईरान के प्रेसिडेंट ने, मसूद पेज़ेश्कियान ने ये कहा कि अगर हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह किया गया तब भी हम दोबारा इसे बना लेंगे। इसी दौरान आप देखेंगे कि अटैक के 2 दिन पहले जी, IAEA का रिजोल्यूशन पास हुआ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है जी, कि ईरान जो है इसने काफी फेलियर किया है, इसने पूरी तरह से कोऑपरेशन नहीं किया है हमारे साथ। और उसके साथ साथ फ्रांस ने भी जो है आपको नाराजगी जाहिर की ईरान पे जी, कि ईरान जो है न्यूक्लियर टेंशन फैलाना चाह रहा है। जर्मनी ने भी यही बात कही कि ये न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को से हटना नहीं चाह रहा है। तो इस तरह की चीजों को मतलब मुसलसल ईरान को जो है ज़हनी तौर पे, आपके डिप्लोमेटिक तरीके से, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, हर तरह से इसको बदनाम करना, इसके खिलाफ बोलना, ये सब जो है ये करते रहे। और फाइनली ये हुआ जी कि इन पे अटैक हो गया। तो अच्छा, हमें ये लगता है कि लॉजिकल जी, जो अटैक हुआ है ये मतलब उसका मुजाहरा ये करता है कि जो उनके जहन में था, इसलिए कि भाई इस तरह का अटैक तो इराक पे भी हुआ। जी हाँ, अब इराक को खत्म कर दिया गया, लीबिया को खत्म किया गया। जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है कि ये सवाल भी उठ रहा था
कि ईरान ने ताख़ीर क्यों की। यानी अगर हम क़ासिम सुलेमानी का जो असैसिनेशन हुआ, बहरहाल वो इराक़ में हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा दीगर साइंटिस्टों को जो है ईरान के मारा गया। यहाँ तक कि ये बात भी जो है सामने रही, अगरचे उसका ऑफिशियली जो है ऐलान नहीं किया गया, ख़ुद सदर की जो है मौत वाक़ हुई। और फिर इसके बाद फिर इस्माइल हनिया को भी जो है एक मेहमान को, यानी जो आए हुए थे ईरान में, उनको निशाना बनाया गया, फिर दीगर को भी निशाना बनाया गया। तो उस वक्त अगर ईरान ये एक्शन ले लेता उस वक्त में, और आज जो एक्शन लिया है, इसमें अगर हम थोड़ा सा देखें तो क्या आपको फर्क नजर आता है? क्या हमें लगता है कि देखिए वो सिचुएशन ईरान की वैसे ही हमें क्या तब मजबूत थी या अब मजबूत है, अगर हम इंटरनेशनली अगर देखें? जी, हमें लगता है कि मेरा ये कयास है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जी जी, कि मेरा भी यही ख्याल है जो आपका है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ईरान का जो अंदरूनी मामलात है ना, इसलिए कि ईरान के अंदर बहुत सारे मुखबिर मौजूद हैं जी, जो ईरान के खिलाफ लोग हैं, उन्हीं के लोग वहां पे मौजूद हैं। उन्होंने, आपने देखा, बहुत सारे ब्लास्ट किए, ये किया वो किया, और चीजें जाहिर भी हो रही है कि भाई उनकी फैक्ट्रीज थी और वो ड्रोन भी बना रहे थे वगैरह वगैरह। इससे ईरान जो वाकिफ था, और धीरे धीरे ईरान इन लोगों को कैप्चर कर रहा था जी, कि इंटरनली इन पे पहले हम अपने आप को मजबूत करना है, फिर बाद में हम लड़ेंगे। दूसरी चीज है कि ईरान का जो पोस्चर इन्होंने क्रिएट किया, पोर्ट्रेट, वो एग्रेसिव वे में किया, जैसे चाइना का किया जाता है कि भाई चाइना बड़ा खतरनाक है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन चाइना की जो पॉलिसी 1978 के बाद जो बिजनेस की पॉलिसी आ गई, जी हाँ, पहले जो है बड़ा खतरनाक है, मारने काटने वाला, तो ईरान जो है वो नहीं चाहता था कि हमारी कोई जो आइडेंटिटी है वो एग्रेसिव अंदाज से, होस्टाइल अंदाज में बने। इसलिए आप देखें कि ईरान मुसलसल जो है इसमें निगोशिएशन की बात की, मतलब झुक के काम किया। जैसे 2003 में इसने एडिशनल प्रोटोकॉल साइन किया एनपीटी का, तो उससे एक तरह से कंप्रोमाइज किया। 2009 में न्यूक्लियर स्वैप के लिए तैयार हो गया कि टर्की ने कराया था कि मेरा जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है हम किसी दूसरे कंट्री में भेज देंगे जी, और फिर आपको जहां से लेना होगा बाद में ले लेंगे, इस पे एग्री। फिर अमेरिका ने इसको नहीं माना। 2009 की बात बता रहा हूँ। 2015 में बहुत लोगों ने समझाया बुझाया, फिर ये झुक करके ईरान ने जो है आपके न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया, आपको याद होगा JCPOA, जी हाँ जी, है ना, जिसको 2018 में ट्रंप ने खत्म कर दिया। तो ईरान ने हमेशा ये कोशिश किया कि भाई, इसलिए कि ईरान के खिलाफ जो है अरबों को इन्होंने भी इस्तेमाल किया कि भाई शिया खतरा है, बड़ा कंट्री है, वगैरह वगैरह है। तो ईरान ये हमेशा ये चाह रहा था कि हम किसी तरह से डिप्लोमेटिकली चीजों को सॉल्व करें, हम लड़ाई ना करें जी। इसलिए कि जो वहां पे सैंक्शन, ईरान के खिलाफ जो सैंक्शन आया 1979 से, तो ईरान की इकोनॉमी पे तो एक बड़ा बोझ है ना भाई, इसलिए कि बहुत सारे लोग थे जो बिजनेस कर सकते थे, इंटरप्रेन्योरशिप हो सकती थी, बहुत सारे डेवलपमेंट हो सकते थे, वो नहीं हो पाया ना ईरान में। वो चाह के भी बहुत सारी चीजों को खरीद नहीं सकते इसलिए कि सैंक्शन लगा हुआ है जी। वो अपने तेल को ओपनली नहीं बेच सकते इंडिया से, किसी के सैंक्शन लगा हुआ है जी। तो ईरान ये चाह रहा था कि जहां तक हो सके हम पीसफुली अपने आप को रेस्क्यू करते जाए। लेकिन जब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई कि आपने अटैक कर दिया, और हमें ये चाह रहा था कि इजराइल ये चाह रहा था कि, हमने शायद आपके टीवी बोला था कि ईरान को उलझाया जा रहा है, चाहे वो अमेरिका के थ्रू, इजराइल के थ्रू, जैसे कि आपने कहा ना भाई, उसको फलां जनरल्स को मार दिया, उसको मार दिया, साइंटिस्ट को मार दिया, तो इसको प्रोवोक तो कर रहा था। ईरान प्रोवोक नहीं हो रहा था। लोग ये समझ रहे थे कि भाई ये तो बिल्कुल डरपोक हो गया, कायर हो गया, बुज़दिल हो गया। लेकिन होता ये है कि जब आप रेड लाइन क्रॉस कर देते हैं जी बहुत ज्यादा, तो उस वक्त होता है कि पर्दा हट जाता है, और फिर आदमी सोचता है कि भाई अब ये सब बिल्कुल बेकार है, अब जो है बिल्कुल अब वही चीज हो जो इनको चाहिए। मतलब जिस तरह से ये हमारे साथ पेश आ रहे हैं उसी तरह से हम भी पेश आए। और फिर अब पिछले मर्तबा में और अब में डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं, मतलब वो जो मुखालिफिन थे वो भी, उनके भी मुंह कहीं ना कहीं बंद हुए हैं, क्योंकि इसराइल ने जिस तरह से मतलब एक के बाद इंटरनेशनल जो लॉ हैं उसके वायलेशन करते हुए उसने किया, तो एक लॉजिकल सपोर्ट भी कहीं ना कहीं ईरान को जो है फराहम हुई है इस मर्तबा। डॉक्टर साहब, इसके साथ मैं आखिर में सवाल करूँगा, हमारे पास 3 मिनट है। गाज़ा वालों को क्या राहत मिल सकती है, या फ़लस्तीन के मामले में ये जो ईरान की जानिब से अप्रोच हुआ है, क्या कुछ उनके लिए एक पॉजिटिव साइन हम इसको समझ सकते हैं? डॉक्टर ये आप देखेंगे कि खास करके जो वहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स है, जो वहाँ के लोग हैं, नेटिव लोग हैं जी, गाज़ा के जो वहाँ के अपने मूल नेटिव लोग हैं, हाँ, जो वहाँ पे जो दाखिल हुई है फौज, उसके खिलाफ जो उनका मुजाहरा था और जो रेजिस्टेंस था उसमें काफी मजबूती आई जी।
और इसका इम्पैक्ट ये है कि जिस तरह से रिटेलिएशन हो रहा है ईरान की तरफ से, हाँ तो काफी साइकोलॉजिकल बूस्टिंग हुई है वहां पे। आपने एक भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे फोर्सेस को, जो इजरायली फोर्सेस थे वहां पे, हाँ हाँ उनको विड्रॉ किया गया है। गाजा से? इजराइल ने विड्रॉ किया, हाँ, गाजा से विड्रॉ किया। अच्छा जी। इसके अलावा आप देखेंगे कि आज या कल शायद 48 ट्रक्स को इनको अंदर आने दिया है। इसलिए कि आप इजराइल जो है, अब इसके लिए मुश्किल ये हो रही है ना कि देखिए, ये एक ऐसी कंट्री से लड़ गया। ये चाह रहा था कि हम ईरान को फौरन जो है वहां पे रिजीम चेंज हो जाएगा और फलां हो जाएगा। भाई ऐसा होता नहीं है। एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी टेरिटरी है इसकी, और एक ऐसी कंट्री है जो कि डिप्लोमेसी में सबसे ज्यादा कामयाब है जी, मतलब अमेरिका से भी ज्यादा कामयाब। पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, हर तरह के लोग हैं भाई, और वो झेले हुए हैं, मतलब तपे हुए लोग जी। इन्होंने हर तरह की चीजों को देखा है। तो हमें ये लगता है कि इजराइल ने शुरू तो किया इसको, लेकिन शायद इजराइल को ये महंगा पड़ेगा और नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है कि अमेरिका भी अगर इसके साथ आया जी, तो वहां पे हो सकता है कि जियो स्ट्रेटेजिक चीजें काफी चेंज होंगी, हाँ, और वो शायद अमेरिका और इजराइल के फेवर में न होगा। जी, मेरा ये मतलब कयास है, और उम्मीद है कि मेरा कयास सही होगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब यहाँ पर बिल्कुल एक मिनट, एक जानिब है रशिया, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्टिव नज़र आ रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप से 1 घंटे तक उन्होंने बातचीत की, और दूसरी जानिब जो रीजनल पावर्स हैं वो भी कम से कम देखें, ये अगर हालात ख़राब होते हैं तो ये भी मुतासिर होंगे, तो इनका क्या रोल हो सकता है? देखिए, मुतासिर होंगे, और रशिया वगैरह से देखिए, मैं आपको बताऊं कि ईरान को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है जी। ईरान के पास अपनी फैक्ट्रीज है, अपने पावर है, मैन पावर है इसके पास, और इसे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए कि किसी ने सपोर्ट किया भी नहीं। भाई गाजा में किसका सपोर्ट पैलेस्टीनियन का किया? किसी ने नहीं किया जी। बावजूद उसके कि गाजा के लोग सब सही हैं, भाई अपने सही इंटरनेशनल लॉ के तहत वहां पे लड़ रहे हैं, अपनी जान को दे रहे हैं जी। इतने लोग मार दिए गए, हर चीज का वायलेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वायलेशन हुआ, इंटरनेशनल लॉ का हुआ, जिनेवा कन्वेंशन का हुआ। जी हाँ। 228 230 जर्नलिस्ट मार दिए गए, डॉक्टर्स मार दिए गए, आपके 1500 डॉक्टर्स मेडिक्स। अब क्या बचा? 300 लोग जो है आपके यूनाइटेड नेशन के मार दिए गए। तो किस तरह की तबाही किया, और किस पे वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया, इस पे कौन सा कंडेमनेशन आया? नथिंग। तो हमें लगता है कि ईरान ने ये सोच लिया है कि भाई हमें अकेले लड़ना है, और जब आप ये सोच लेते हैं कि अकेले आपको लड़ना है, तो आपकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। बिल्कुल। जहां आप डिपेंड करते हैं किसी पे, तो आप जो है कमजोरी आ जाती है। हाँ, मजबूत नजर आए, लेकिन आप कमजोर रहेंगे। यकीन यकीन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरहाल ये सिचुएशन है, ये हालात हैं। अब देखना यही होगा कि क्या ये जंग जो है जो देख रहे हैं हम, ये कंटिन्यू रहती है, या फिर यहाँ पर कोई मफाहमत होती है, या फिर क्या होता है। फिर इसके साथ साथ जो इसके असरात जो हैं वो बहुत कुछ यानी अभी से शुरू हो चुके हैं। अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो उसके मज़ीद क्या नुकसानात होंगे, इस हवाले से भी हम ज़रूर जो है डॉक्टर साहब के साथ अलहदा एक प्रोग्राम करेंगे, उसके असरात, और फिर कौन से मुल्क का क्या रोल होना चाहिए और क्या रोल है इस मामले में, और फिर ख़ुद हमारे भारत की भी अगर हम बात करें तो किस तरह से जो है हमारी यानी पॉलिसी होनी चाहिए बिलखुसूस इस मामले में, उस पर भी हम एक अलहदा प्रोग्राम में बात करेंगे। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।